Hello everybody, welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. I hope बहुत अच्छे होंगे, उम्दा तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे, खूब जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही होगी, पेपर की कमर तोड़ तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, खूब डाउट्स भी सॉल्व हो रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ यार ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं कर रहे हैं आप लोग, बट मैं एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं देखता हूँ कुछ लोग जो हैं वो फालतू की बात ज़्यादा करते हैं। सो जेंटलमैन एज वेल एज जेंटल लेडीज, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग व्यर्थ की बातों में अपना समय जो है व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये टाइम जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें कुछ कर कर दिखाना है और हमारे पास समय थोड़ा ही बचा है। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जेंटलमैन कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये तीन बहुत बेहतरीन टेक्निक है एक्चुअली में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की। पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को सेडिमेंटेशन के बारे में बता दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो तरह के सेडिमेंटेशन टैंक्स के बारे में भी बताया था, वो भी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड फिल्ट्रेशन की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कोगुलेशन के बारे में। कोगुलेशन एक्चुअली में क्या होती है? पहले पढ़ाऊंगा कोगुलेशन, फिर पढ़ाऊंगा फ्लोकुलेशन एंड देन पढ़ाऊंगा फिल्ट्रेशन। कोगुलेशन के बारे में समझते हैं। देखो होता क्या है, कई बारी हमारे पानी के अंदर इतने छोटे छोटे फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन पार्टिकल्स का मतलब होता है बहुत छोटे। तो वो छोटे पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल नहीं हो पाते, वो पानी के अंदर ही तैरते रहते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब ये पानी के अंदर तैरते हैं, ये मेरे पार्टिकल्स बना रहा हूं, ये पानी के अंदर तैर रहे हैं, मेरे को इन पार्टिकल्स को नीचे करना है किसी भी तरह, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को एक छोटी सी इंजीनियरिंग मेरे दिमाग में आई कि इन पार्टिकल्स को मैं अगर बड़ा बना दूं किसी तरह, या इन सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल बना देता हूं, तो ये पार्टिकल आराम से सेटल हो जाएगा और यहां मुझे मिल जाएगा। ये छोटी सी कलाकारी, ये छोटी सी इंजीनियरिंग डिमांड मेरे दिमाग में आई। तो यहां से क्या करा मैंने यहां पर प्यारे दोस्तों इन पार्टिकल्स को कुछ इस तरह का दिमाग लगाया कि ये आपस में मिलके या खुद ही बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर दे और नीचे सेटल हो जाए, वहां से मैं इस पार्टिकल को साइड कर दूंगा। तो ये जो प्रोसेस है ना एक्चुअली में, जो मैं हिंदी में अभी आप लोगों को बोल दिया, वो कहलाता है एक्चुअली में कोगुलेशन। मेरी बात समझ आई? द प्रोसेस इन विच द फाइन पार्टिकल्स गेट न्यूट्रलाइज्ड। मैं अभी लिखवाऊंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो। द प्रोसेस इन विच द फाइन पार्टिकल्स गेट न्यूट्रलाइज्ड सो दैट दे कैन बी form a bigger size particle and can be settled down under the influence of gravity. After that it can be removed from the water. That whole process is called coagulation. मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब यहां पर लिखते हैं इस चीज को, it is the process under which the smaller size particles या फिर fine suspended particles gets neutralized and form। ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इसके बाद समझा तो मैंने दिया ही है, और ज्यादा समझ में आ जाएगा जब आगे आगे पढ़ते रहेंगे हम इस चीज को। गेट न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म लार्जर साइज पार्टिकल सो दैट इट कैन बी सेटल्ड अंडर ग्रेविटी एंड रिमूव्ड। मेरी बात समझ में आई? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है देवी और सज्जनों? कोगुलेशन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, पेपर में जो बच्चे सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताई है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात समझ में आती है, क्या ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है? न्यूट्रलाइज क्या मतलब होता है मैं बता देता हूं पहले इस चीज का मतलब। देखिए होता क्या है प्यारे दोस्तों, न्यूट्रल होना, आपको पता है दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हिंदी में बोला जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, हिंदी का तो मुझे पता नहीं है, ऐसा साइन लगाया जाता है हिंदी वालों के लिए। इसको बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो आप एक बात का हमेशा याद रखेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये होती है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आर जनरली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में अगर मैं
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिला देता हूं तो प्यारे दोस्तों ये हो जाता है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। 1 रुपया मैंने आपसे उधार लिया, मेरे ऊपर ब्याज चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, नेगेटिव बन गया, मैंने 1 रुपया आपको दे दिया तो मैं क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी पॉजिटिविटी अटेन करी, अपने फ्री बिंदास अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूं, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बहुत आसान सी चीज थी, कुछ बच्चों को समझाना जरूरी होता है इसलिए बताया। एक बात जरा ध्यान रखेंगे, इन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या बोला, न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ अलग से पार्टिकल्स डालने पड़ते हैं, कुछ अलग से आपको मटेरियल डालना पड़ता है अपने पानी के अंदर, सो दैट दे कैन न्यूट्रलाइज द पार्टिकल। वो जो पार्टिकल्स आप अलग से डालते हो, वो मटेरियल जो आप अलग से डालते हो, उसको कहा जाता है कोगुलेंट्स। लिख लेते हैं, द मटेरियल poured in the liquid so that they neutralizes impurities। मेरी बात समझ में आई होगी भाइयों और मेरे भाइयों, आ गई होगी ना, क्लियर हो गई होगी बात। तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं इंप्योरिटीज को, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कोगुलेंट्स। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, कोगुलेंट्स भी समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब ये कोगुलेंट्स जो होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे बेहतरीन कोगुलेंट जो होता है प्यारे दोस्तों, जो हम अपने डेली यूज करने वाले पानी में यूज करते हैं, जो हम पानी पीने में, नहाने में, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं पानी, उसमें जो कोगुलेंट यूज होता है, याद रखेंगे कौन सा, एलम। एलम बोले तो फिटकड़ी हिंदी में बोला जाता है उसको। तो यहाँ पर लिखना चाहूंगा कोगुलेंट्स के बारे में, अब यही समझाना चाहूंगा आपको। पहली चीज, कौन सा, एलम। एलम को क्या बोला जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये पेपर में पूछ सकता है आपसे, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, डीएमआरसी, एलएमआरसी, इनमें पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म, तो याद होनी चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम होता है। और कैसा एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, फॉर्मूले की अगर मैं बात करना चाहूं तो Al2SO4 7H2O। यहां से बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की प्यारे दोस्तों। कौन से वाला होता है ये, मैंने आपको बताया Al2SO4 7 नहीं यार, 18 कर लेंगे, 7 आयरन के साथ लगाएंगे, 18H2O। तो ये जो पानी होता है ना, ये पानी इसके साथ जुड़ा होता है केमिकली। इसके इस केमिकल फॉर्मूले के अंदर ही पानी होता है, ये पहले से पानी अपने अंदर रखता है। होता क्या है, इस वजह से मैं इसको एक नाम दे देता हूं, हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट इसको बोला जाता है, इसका केमिकल नाम हो गया है। अभी बात आती है, जब इसको पानी के अंदर मिलाया जाता है प्यारे दोस्तों, तो ये इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करता है। इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, इट रिएक्ट विद इंप्योरिटीज, it react with impurities and negatively charged particle। impurities होती है तो नेगेटिव लिख रहा हूं। it react with impurities and forms gelatinous, क्या बोला मैंने यहां पर, gelatinous sticky substances। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदी में समझाता हूं इस वर्ड का मतलब। जिलेटिनस का मतलब होता है जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा सा चिकना चिकना बन जाता है। जेल सबको पता है, हम बालों में लगाते हैं, मैं तो लगाता नहीं हूं यार, बहुत हेयर फॉल हो रहा है। जेल पता है ना, तो जिलेटिनस को हम जेल लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्टिकी का मतलब चिपकना। अब सब सारे पार्टिकल्स जेल की तरह हो गए, आपस में चिपक गए। चिपकने के बाद बड़ा साइज बना लेगा, और जब वो बड़ा साइज बनाएगा तो नीचे बैठ जाएगा। काम यही है पूरा। जिलेटिनस स्टिकी सब्सटेंसेस सो दैट दे एग्लोमेरेट। एग्लोमेरेट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों मिलना। ठीक है, एग्लोमेरेट का मतलब होता है मिलना, आपस में मिलेंगे ना, दे एग्लोमेरेट एंड सेटल डाउन। मतलब समझ आया एक्चुअली में क्या है इसका। ये छोटा सा एक एल्यूमिनियम का पर्पस होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, कि पानी में क्यों मिलाया जाता है। एक छोटी सी रिएक्शन लिखवाता हूं, देखो कि एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 18H2O when it react with the water, मतलब it is mixing in the water, और वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कैसी, इम्प्योरिटी हार्डनेस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है। मैंने क्या करा, इसको जब इससे मिलाया तो क्या फॉर्म होगा, सबसे पहली बात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये है इन दोनों के मिक्सचर से जो एक तरह की, मैं यहां पर कहना चाहूंगा
कि जो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये नीचे बैठ जाता है। यही है जिलेटिनस सब्सटेंसेस एक्चुअली, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। मेरी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता होनी चाहिए। अभी बात आती है यहां से, और क्या फॉर्म करेगा यार, कैल्शियम को सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा देता हूं तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म कर देगा। मेन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, यही होता है जिलेटिनस ट्रिकी सब्सटेंस, वही वाला, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका फंक्शन होता है, सारे ही कॉम्पोनेंट्स का ये फंक्शन होता है। ये दिमाग में रखना, बार बार ही नहीं लिखवाऊंगा, दोबारा से समझाता हूं। हुआ क्या, अब जरा जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये मेरे पास है पूरा पानी, और पानी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल, तीनों ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। आपको पता है मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों की नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पास पास कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोनों में रिपल्शन होता है। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन का मतलब होता है पास पास नहीं आएंगी, दूर दूर भागेंगी। तो रिपल्शन के कारण आएंगे नहीं पास में, लेकिन मैंने जैसे ही इसके अंदर प्यारे दोस्तों एलम मिला दिया, हुआ क्या, ये न्यूट्रलाइज हो गए, ये चीज हट गई यहां से। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में से नेगेटिव चार्ज हट के अब क्या हुआ, ये पास पास आ जाएंगे। पास पास आने के बाद इन्होंने एक बड़ा सब्सटेंस बना दिया और ये सेटल डाउन हो गए। तो ये एक्चुअली में कुछ इसका फंक्शन है, कोई भी कोवलेंट आप इसमें मिलाएंगे कुछ इसी तरह से ये फंक्शन करेगा। क्लियर है? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। और मैं एक चीज यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लिखवा देता हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लेना कॉपी में, याद कर लेना, ठीक है। अभी बात आती है, जब मैं एलम की बात कर रहा हूं तो एलम के ही सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। किस पीएच रेंज में काम करता है, इट वर्क्स इन पीएच रेंज और 6.5 से 8.5 के बीच में। 6.5 से 8.5 के बीच में पीएच होनी चाहिए पानी की। जनरली एक नोट करके लिखेंगे, इट रिड्यूसेस पीएच ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सो मेक्स सैंपल एसिडिक। आपको पता है प्यारे दोस्तों कि अगर मैं पानी की पीएच को कम कर देता हूं तो मेरा पानी एसिडिक बन जाएगा। तो ये बात पता होनी चाहिए, मेक सैंपल एसिडिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी नॉर्मल डोज कितनी होती है, नॉर्मल डोज कितनी होगी इसकी, 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहां पर कि अगर मेरे पानी के अंदर पहले से पीएच कम है, मतलब एल्कलिनिटी नहीं है, इतनी पीएच जरूरी है ना, तो मेरे को इतनी पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी। पहले से अगर एल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है तो मैं किस तरह से एल्कलिनिटी को ऐड करता हूं। इफ एल्कलिनिटी इज नॉट प्रेजेंट इन द वाटर, इफ एल्कलिनिटी इज एब्सेंट, then it is introduced की जगह मैं लिख रहा हूं then it is given by adding। किस तरह से हम ये प्रोवाइड करते हैं प्यारे दोस्तों, 2 नाम याद रखने हैं आपको। एक होता है मेरा सोडा ऐश और दूसरा होता है मेरा लाइम। कैसे बोला मैंने यहाँ पर, 2 तरह से ऐड करी जाती है, बाय एडिंग लाइम एंड सोडा ऐश। दोनों का मैं आपको अभी फॉर्मूला लिखवा देता हूं, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी बात आती है यहां से प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इससे रिलेटेड वो लिखवा देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के अंदर हार्डनेस दे देती है, सोडियम कार्बोनेट नहीं देता, ठीक है। यहां पर ये लिखूंगा इंट्रोड्यूसेस हार्डनेस, पानी क्या हार्ड कर देती है कैल्शियम ऑक्साइड अगर ऐड करता हूं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट डू नॉट इंट्रोड्यूस हार्डनेस, ये हार्डनेस को नहीं देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आपसे। ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है ये एलएम के लिए फिक्स हो गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से बनती है, नोट करके लिख लेंगे, और मैं उसको अभी बताऊंगा नहीं आप लोगों को, मेरे को टाइम मिला तो मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को उसकी। देखिएगा जेंटलमैन, एक नोट करके लिख लीजिए यहां पर आप।
कि आपको अपने पानी के अंदर कितना कोगुलेंट मिलाना चाहिए, द डोज ऑफ द कोगुलेंट विच शुड बी एडेड इन द वाटर सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या बोला मैंने यहां पर, कितना कोगुलेंट मिलाऊं सो दैट मेरा जो काम है वो अच्छी तरह फुलफिल हो जाए। वो जो अमाउंट होता है वो किससे पता लगता है, द अमाउंट ऑफ द कोगुलेंट्स। लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों, द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट्स इज डिटरमिन्ड बाय जार टेस्ट। क्या बोला मैंने यहां पर, जार टेस्ट। अच्छा एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पर प्यारे दोस्तों, जार टेस्ट में लेक्चर के बीच में नहीं समझा रहा, इतना कोई मतलब जरूरी नहीं है इसके बारे में बताना आपको, बस ये इंपॉर्टेंट था बता दिया। फिर भी नॉलेज के लिए मैं कहना चाहूंगा आपको, YouTube पे सर्च कर लेना जार टेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जार टेस्ट फॉर द कोगुलेंट, YouTube पे आप लोग सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहां से एक बार इसका प्रोसीजर आप देख लेना तो थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडवाइस कर रहा हूं कि देख लेना। अगली मेरा जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन सा आता है, कॉपर राइस। कॉपर राइस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कॉपर राइस, ठीक है। कॉपर राइस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, फेरस सल्फेट .7H2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसका नाम क्या होता है केमिकल, ये तो है कॉमन नेम, ऐसे ही है यार, ठीक है। कॉमन नेम जो है वो कॉपर है, और केमिकल फॉर्मूला जो है वो है FeSO4.7H2O। नाम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को पता है ये आयरन होता है या सल्फेट होता है, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा आयरन सल्फेट, और कैसा, हाइड्रेटेड, तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा बात आती है यहां पर देवी और सज्जनों कि इसका फंक्शन कैसा है। सेम फंक्शन है जो एलम का था, कोई भी कोवलेंट आप पानी में मिलाओगे सबका सेम फंक्शन होगा। जो एलम से मेरे को फंक्शन दिखता था कि ये इंप्योरिटीज को न्यूट्रलाइज करता है, जिलेटिनस स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म करता है, वो आपस में मिलते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये मेरा सबका पर्पस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन जो बात है, मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा देता हूं, बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज नॉर्मल डोज, इसकी नॉर्मल डोज कितनी होगी, यहां पर याद रखेंगे सेम एज एलम 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा इसका पीएच रेंज कितना होगा, किस पीएच में ये काम करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, लिख लेते हैं। इसका पीएच रेंज होगा 8.5 और अबव, या तो 8.5 या उससे ज्यादा इसका पीएच रेंज होगा। अगला मेरा पॉइंट आता है कि ये मैं यार एलम के में एक पॉइंट लिखवाना भूल गया था, पहले ये लिखवा देता हूं फॉर एलम, एलम के लिए ये लिखवा देता हूं। एलम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है पेपर में, इट रिमूव्स कलर एंड टेस्ट, कलर टेस्ट ऑर्डर, ये एक्चुअली में तीनों चीजें रिमूव कर देता है मेरे पानी से, तो एलम के लिए ये है। लेकिन कॉपर एस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि कॉपर एस जो होता है मेरे पानी से कलर को नहीं हटाता, ये इवन कलर इंट्रोड्यूस करता है मेरे पानी के अंदर। तो मैं लिखूंगा इट इंट्रोड्यूसेस कलर टू द वाटर, याद रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर, कौन सा कोवलेंट मेरा कलर देता है पानी के अंदर, तो याद रखना आयरन सल्फेट, ठीक है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरीनेटेड कॉपर एस, इसके बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। एक चीज और देखते हैं, एक और आता है मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद, क्लोरीनेटेड कॉपर एस। क्या बोला यहां पर मैंने अभी, मेरी बात को जरा समझेंगे, मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। क्लोरीनेटेड कॉपर एस, देखिए क्या है, कॉपर एस तो सेम, कॉपर एस तो लिख दिया मैंने यहां से FeSO4.7H2O। क्लोरीनेटेड का मतलब क्या है, क्लोरीनेटेड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपने क्लोरीन मिला रखा है। इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, ये 7H2O की बात नहीं है, हाइड्रेटेड तो रहता ही रहता है, हटा देता हूं यहां से FeCl3, FeSO4 थ्राइस कर देता हूं, Fe2SO4 थ्राइस। क्यों बताऊंगा इस चीज को अभी। यहां से प्यारे दोस्तों होता क्या है कि आप अपने कॉपर एस के अंदर जब FeCl3 मिला देते हो, FeCl3 नहीं मिलाया जाता,
एक्चुअली में उसके अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है जब, तो वो आपस में रिएक्शन करता है। आयरन सल्फेट के अंदर आप क्लोरीन मिलाओगे तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद एक्चुअली में वो प्रोड्यूस करता है फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड। क्या बोला मैंने यहाँ पर? अभी रिएक्शन लिखवा दूंगा, समझ लेना उस चीज को। फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस प्लस FeCl3 होता क्या है प्यारे दोस्तों, रिएक्शन लिखवाऊं अगर मैं इसकी, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जब आप अपने कॉपर एस के अंदर FeSO4.7H2O के अंदर जब आप क्लोरीन मिलाते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ से रिएक्शन होने के बाद Fe2SO4 थ्राइस बनता है प्लस फेरिक क्लोराइड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार आप लोग, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। पेपर में पूछ सकता है। किस में पूछेगा? पूछेगा तो गेट में पूछेगा या ईएस में पूछेगा। एसएससी लेवल का नहीं है, डीएमआरसी लेवल का नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी लेवल का नहीं है, बहुत ऊपर है उनसे, बहुत ऊपर है उनसे, उसमें नहीं पूछेगा, लेकिन गेट और ईएस में पूछ सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी मेरी बात आती है कि इसमें फंक्शन कैसा होता है। सेम फंक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है। जो एलएम का फंक्शन था कि ये इंप्योरिटीज को न्यूट्रलाइज करता है, उनके नेगेटिव प्रोटेक्टिव लेयर को न्यूट्रलाइज करता है और आपस में मिलाता है, जिससे वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मेरा पानी सफा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फंक्शन कुछ ऐसा ही है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिखवा देता हूं आप लोगों को कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप खाली फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं अपने सैंपल के लिए, इफ ओनली FeCl3 इज यूज्ड फॉर द सैंपल, तो उसका पीएच रेंज कितना होगा प्यारे देवियों और सज्जनों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3.5 से 6.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5। क्या मतलब हुआ इसका? या तो 3.5 से 6.5 के बीच रहेगा, या 8.5 से बड़ा या उसके बराबर रहेगा। इंपॉर्टेंट है यार, गेट को छोड़ के बाकी कोई भी एग्जाम, इवन आईएएस ले लो, सब में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर Fe2SO4 थ्राइस यूज करता हूं तो इसकी क्या पीएच है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। 4 से 7 रहेगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रहेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी मेरी बात आती है कि इसका इफेक्टिव पीएच रेंज क्या होगा। दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने देखा, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद मैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कहना चाहूंगा, इसका इफेक्टिव पीएच रेंज जो होता है, ये पूछ सकता है, किसमें पूछेगा? यूपी ट्रिपल एससी पेपर में, एसएससी में भी नहीं पूछेगा ये चीज, इफेक्टिव पीएच रेंज, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है हमारे सॉल्यूशन पर। मैं पहले बता दूं, ये वैल्यू फिक्स नहीं होगी, तो फिर भी लिख लो आप लोग इफेक्टिव पीएच रेंज कितनी है, यहां पर लिखना चाहूंगा 5 से 7। ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? समझ आ गया जो मैंने अभी तक बताया है? आगे चलते हैं इसी बारे में। मैं यहाँ पर अगला लिखना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, सोडियम एल्यूमिनेट के बारे में। नया कोवलेंट है, जरा देखते हैं। ये बहुत अच्छा कोवलेंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, और पेपर में गेट में जो मैक्सिमम चांस बनते हैं कोवलेंट्स के बारे में क्वेश्चन बनने के, वो इसी के बनते हैं, क्योंकि यही सबसे अलग है, बाकी से थोड़ा अलग है। क्या है देखते हैं इसके बारे में भी। क्या लिखा मैंने? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? Na2Al2O4। वैसे तो याद होगा आप लोगों को, एल्यूमिनेट Al2O4 होता है और सोडियम मिला दिया मैंने उसमें। देखो इसमें फर्क क्या है, सबसे पहले बात बताता हूँ। हर कोई क्या करता है, आप कोई भी कोवलेंट यूज कर सकते हैं अपने पानी के अंदर। हर कोवलेंट की प्रॉपर्टी होती है प्यारे दोस्तों कि वो ना पानी के अंदर हार्डनेस दे देता है, पानी को हार्ड बना देता है। कोवलेंट की जनरली प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है? ये पानी को हार्ड नहीं बनाता, ये पानी को हार्डनेस से सॉफ्टनेस में क्रिएट करता है, पानी की हार्डनेस को खत्म करता है। बहुत अच्छा है। इट इज द ओनली कोवलेंट, इट इज ओनली कोवलेंट which removes, कैसी हार्डनेस? मैंने बोला हार्डनेस रिमूव करता है। कैसी? दोनों टाइप की, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, दोनों हटा देगा। तो यहां पर लिख लेते हैं which removes temporary as well as permanent hardness। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों? क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है। आगे मेरी बात आती है कैसे, जरा देखते हैं। देखो होता क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है,
ये हो गया AlO4, क्लियर है। मैंने इसको किसी भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हार्डनेस के साथ, सपोज मैं कह रहा हूं कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, इसके साथ रिएक्ट कराया, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या फॉर्म कर देगा यहां पर, हमेशा याद रखेंगे, देखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, ये तो प्रेसिपिटेटेड हो गया, जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही थी, उसने रिएक्शन कर दी सोडियम के साथ, इसने फॉर्म कर दिया कैल्शियम या मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, और वो प्रेसिपिटेट होके नीचे फॉर्म हो गया, मेरे पार्टिकल्स को भी साथ लेकर बैठ गए। मेरी बात समझ आई? प्लस NaCl, नमक, और नमक कोई हार्डनेस कोज नहीं करता, नमक आपको भी पता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों ये हार्डनेस को रिमूव करता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे मेरी बात आती है यहां से कैसी हार्डनेस, ये भी मैंने बता दिया। इसमें से एक चीज याद रखना कि ये थोड़ा सा ना, अगर मैं देखना चाहूं तो देखो इसका फंक्शन तो अच्छा है, और जो चीज अच्छी होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो लिख लेते हैं इट इज कॉस्टलियर, इट इज कॉस्टलियर। दूसरी चीज इसका इफेक्टिव पीएच रेंज कितना है, ये बात आपको याद रखनी है, 6 से इफेक्टिव पीएच रेंज 6 से 8.5, इसका पीएच रेंज इतना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड यही चीज है, कुछ भी अलग से बचा नहीं है आपका। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा कि मैंने अभी आयरन का कोवैलेंट्स बताया था FeCl3 एंड Fe2SO4 थ्राइस, या फिर कॉपर एस के बारे में बताया मैंने आपको, वो यूज हम कहाँ करते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, छोटे पेपरों में पूछ सकता है आपसे। बाकी इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ खुशखबरी देने वाला हूं दोस्तों, वो खुशखबरी आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने आज आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ बोला है, लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोवाइड किया है, बहुत बढ़िया है। लेक्चर में बने रहिएगा, एंड तक देखते रहिए इसको। बात आती है यहाँ से, नोट करके लिख लेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ आयरन। पहली चीज, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जो पानी इंडस्ट्रीज में यूज होता है उनमें यूज करा जाता है। आयरन का कोवैलेंट घर में क्यों नहीं यूज करते, घर में क्यों नहीं यूज करते, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये जो होता है बहुत भारी भारी पार्टिकल्स कॉज करता है, ज्यादा हार्डनेस कॉज कर देता है पानी के अंदर। दूसरी चीज महंगा आता है एलम से थोड़ा सा, ठीक है। और आगे बात आती है, ये यूज कर दिया मैंने इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर, क्यों करा ये भी मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल टर्म में, वाइड रेंज इफेक्ट, वाइड रेंज लिख लेता हूं वर्क से, वाइड रेंज ऑफ पीएच की ज्यादा रेंज में ये काम कर सकता है, इसकी बड़ी रेंज होती है, मैंने बताया था 6.5 to 8.5, तो वाइड रेंज ऑफ पीएच में काम कर सकता है। अच्छा, इसकी मैंने एडवांटेजेस तो आपको बता दी, कुछ डिसएडवांटेज भी होती होंगी। क्या है ये डिसएडवांटेज? तो देवियों और सज्जनों याद रखना, आयरन का कंपाउंड, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बार ज्यादा ध्यान से सुन लेना, आयरन का कंपाउंड कहीं पे भी होगा वो यार पाइप के अंदर पिटिंग जरूर कॉज करेगा। पिटिंग मतलब छेद, मैंने ये बात पहले भी बताई थी आपको आयरन के बारे में। इट कॉजेज पिटिंग इन द पाइप। मेरी बात समझ में आई होगी जेंटलमैन आपको यहाँ पर, कि पिटिंग कॉज कर देता है मेरे पाइप के अंदर, ये इसका एक बहुत बड़ा खामी है मेरे लिए, ठीक है। चलो आगे मेरी बात आती है, ये तो रख दिया मैंने, बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम चल जाएगा, ठीक है। जनरली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये हार्डनेस के साथ मिलके वाटर की क्वालिटी को डिटोरिएट कर देता है, मतलब कम कर देता है। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये तो हार्डनेस ज्यादा कर देता है तो वो भी एक कमी हो जाती है, ये तो अपने को पता है। मेन चीज जो थी वो पिटिंग के बारे में अपने को पता होना चाहिए था। ये है आपका पूरा कोगुलेशन प्रोसेस, एंड आई होप मेरे प्यारे देवी और सज्जनों कोगुलेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोगुलेशन क्या होती है, कोगुलेशन करते कैसे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कोगुलेंट, उनकी डोज, उनकी पीएच, उनका रिएक्शन क्लियर हो गया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अगर आपको कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स अपना प्यारा है ही, वहां मेंशन कर देना, पढ़ता हूं कमेंट लगभग सभी के। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना ही हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नंबर जो वीडियो के नीचे दे रखा होता है वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहां बच्चे बहुत सारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, मजा आता है उनके डाउट, और मैं भी, मेरे को टाइम मिलता है तो रोज के 6, 7, 8, 9 डाउट मैं भी सॉल्व करके भेज देता हूं बच्चों को। बच्चे पूछते हैं वहां गेट के प्रीवियस ईयर, आईएएस के प्रीवियस ईयर, यूपी ट्रिपल एससी को तो सीरीज आ रही है वहां पर। ग्रुप का फायदा है, मेरे को पसंद आती है ये चीजें, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं।
और यही मेहनत मेरे प्यारे दोस्तों आपको रंग लाएगी, एक दिन देखना, ठीक है। और जिस दिन रंग लाई उस दिन आप मेरे साथ यहाँ खड़े होगे, ऑल ओवर इंडिया आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस तरह की स्कीम लाने वाला हूं आपके लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बात आती है, मैंने आप लोगों को कोगुलेशन पढ़ा दिया है, कोगुलेशन को करते कैसे हैं ये चीज जरा सी इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहिए यहां से, हाउ कोगुलेशन इज डन। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, कोगुलेशन को जनरली हम लोग मिक्सर्स की वजह से कर सकते हैं। यहां मैं लिखना चाहूंगा पहली चीज, बाय यूज ऑफ मिक्सिंग बेसिस, ठीक है। दो तरह के मिक्सिंग बेसिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। इनके नाम भी अलग अलग है, लिख लेते हैं जल्दी से प्यारे दोस्तों। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राउंड एंड एंड टाइप। लिख लेते हैं जल्दी से, राउंड एंड एंड टाइप। राउंड, ये पूछ सकता है आपसे छोटे पेपरों के अंदर कि इसका नाम क्या होता है, राउंड एंड एंड टाइप। और जो वर्टिकल होता है उसका क्या नाम देते हैं, ओवर एंड अंडर टाइप, ठीक है। मैं थोड़ा सा फंक्शनिंग बता देता हूं इसका। देखिए होता क्या है कि मेरे पास एक बेसिन है, यहां से मैं इनलेट रखता हूं, यहां पर आउटलेट है। इसके बीच में हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, कुछ वेफल्स वॉल्स देते हैं। ये क्या कहलाती है, ये होती है वेफल वॉल्स। देखिए होता क्या है, इन वॉल्स का काम क्या है, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहां से पानी आया, पानी आने के बाद ये वॉल से टकराया तो क्या हुआ, सीधा रास्ता मिल रहा था, एकदम मैं टकराया तो हिल जाता हूं ना बड़ा, आपको भी पता है ये बात। मैं चल रहा हूं, चैटिंग में बिजी हूं थोड़ा सा, और एकदम आगे कुछ दीवार आती है या शीशा आता है तो मैं हिल जाता हूं टकराने के बाद। ये जनरली सिविल वालों के साथ होता रहता है ऐसा, ठीक है। तो भाइयों जब इसमें टकराया, ये हिल गया, तो उस चीज को मैं कहता हूं टर्बुलेंस थोड़ी सी, और ये टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से यहाँ मिक्सिंग अच्छे से हो सकती है। इस रास्ते को यहाँ से यहाँ लेके गया, कुछ ऐसे ऐसे ये ट्रेवल करके जा रहा है, मिक्सिंग अच्छे से हो गई। जब मिक्सिंग अच्छे से हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो अपना मेन एम था, तो इसको कहा जाता है मिक्सिंग बेसिन्स, ठीक है। और आती है दूसरी चीज, दूसरा क्या है यहाँ पर, मैकेनिकल मिक्सचर्स की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। मैकेनिकल मिक्सचर्स की हेल्प से हम कोगुलेशन कर सकते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, जरा समझते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है। देखिए इस बात को जरा ध्यान से समझ के चलेंगे देवी और सजनों आप लोग। इस चीज को, एक होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि मैं एक तरह का पंखा सा लगा के रखता हूं, ये कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये और ये। जब मैं इसको घुमाता हूं वर्टिकल प्लेन में, मतलब ये ऐसे 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 घूमता है, तो इसको कहते हैं कि ये वर्टिकल मैकेनिकल मिक्सचर है। और मेरे प्यारे दोस्तों जब ये पूरा गोल गोल घूमेगा, एक तो होता है ऐसे घूमना, एक होता है ऐसे घूमना, तो ये जो ऐसे घूमता है ये वाला होता है। मेरी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों, कुछ इस तरह। मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। दो तरीके के होते हैं, जो इसको ऐसे वाले को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, और इस वाले को कहा जाता है वर्टिकल। ये कोई पेपर में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं, मैंने थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया है वैसे। अब जो बताने जा रहा हूं वो पेपर में आएगा। बात आती है कि ये मिक्सिंग जो होती है इसकी एफिशिएंसी की बात जरूरी है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मिक्सिंग अगर मुझे करनी हो तो वो क्या। सो यहाँ पर बात आती है देवी और सज्जनों की एफिशिएंसी और इंटेंसिटी, ये मेरा मतलब जब मैं समझने की बात करेंगे यहाँ पर कि कितनी ज्यादा मिक्सिंग हो रही है, उस चीज की बात कर रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर को, जिसको मैं लिखता हूँ जी से, और इसको कहा जाता है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है ये, जरा इस चीज को समझ कर चलेंगे। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है देवी और सज्जनों, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल जो है आगे पीछे मूव करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पता है ये बात, क्योंकि जब मैं मिक्सिंग करता हूं तो हर पार्टिकल इधर उधर रेंडमली मूव करता रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा दो पार्टिकल लिए, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, अगर मैं दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मैं कह सकता हूं v1 - v2। पढ़ा होगा ना आपने 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट।
सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और किसी से नहीं, वही चीज बता रहा हूं, ठीक है। इस रिलेटिव वेलोसिटी को व्हेन यू विल डिवाइडेड बाय x, यानी वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, उसको कहा जाता है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है, इसके एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि g इज इक्वल टू रूट ऑफ p बाय म्यू v। एक छोटा सा फॉर्मूला है g का, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आ सकता है। ये प्यारे दोस्तों सिर्फ गेट के लिए नहीं है, ये दूसरे पेपर के लिए भी है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यहां पर है क्या क्या, देखिए पावर, p इज फॉर पावर, जितनी आप पावर दे रहे हो अपने उस स्टरर को, अपने मिक्सचर को घुमाने में, वो पावर हो गई। म्यू क्या है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई होप इसके बारे में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ लिया होगा, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गाढ़ापन पानी का, ठीक है। V क्या होता है, V इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ टैंक। जितनी ज्यादा मेरे टैंक की वॉल्यूम होगी, मतलब ज्यादा वादा नहीं, उतनी कम एक्चुअली में टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करके लिख लेते हैं यहां पर। कि टेम्पोरल, ये जो मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नॉर्मली आप कितना रखते हैं कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर, तो यहां पर याद रखेंगे कि G नॉर्मली कैप्टन, G नॉर्मली कितना होता है, 300 पर सेकेंड। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट होती है पर सेकेंड, आप वहां से कैलकुलेट कर लेना, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। उसकी नॉर्मली वैल्यू हम लोग 300 पर सेकेंड रखते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे मेरी बात आती है कि डिटेंशन टाइम कितना होता है। डिटेंशन टाइम के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था, आई होप याद होगा, नहीं बहुत बच्चे नए जुड़े हैं, दोबारा बता देता हूं। आप घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद आप उसको रोकोगे, और रोकने से बिल्कुल जस्ट बाद में और गिरने तक का जो समय होता है, मतलब पार्टिकल मेरे सॉल्यूशन के अंदर कितनी देर टिका हुआ है, दैट्स कॉल्ड डिटेंशन टाइम, ठीक है। बाकी डिटेल में समझ रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहां क्लियर हो जाएगा डिटेंशन टाइम के बारे में। ये कितना रखता हूं, जनरली 30 से 60 सेकंड के बीच में, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पेपर के बीच में आपसे, ठीक है। आगे मेरी बात आती है कि पावर कितनी रखनी है, ठीक है, लिख लेते हैं। पावर मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 3 वाट पर यूनिट डिस्चार्ज, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 3 वाट में पावर रखता हूं। आगे मेरी बात आती है कि हम जो अपने टैंक्स यूज करते हैं, लिख लेते हैं इस बात को कि द टैंक्स यूज्ड, भाई जिस भी चीज के अंदर करेंगे अपना, जिस चीज के अंदर एक्चुअली में ये मिक्सचर्स लगाए जाते हैं, वो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। कौन सी शेप के होंगे, टैंक्स यूज आर सर्कुलर और स्क्वायर शेप। ये बात आपको याद रखनी है, या तो वो सर्कुलर होगा या तो वो स्क्वायर होगा, इन शेप के रखे जाते हैं। उनका स्लोप कितना रखा जाता है प्यारे दोस्तों, विद, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिखवा दो 1:1 से लेकर 3:1 के स्लोप में इनको रखा जाता है। ये हाइट है, ये नीचे का डेप्थ है, क्लियर है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बताओ मुझे यहाँ पर, अगली बात फिर फ्लोकुलेशन पर आऊंगा, बस ये लास्ट टॉपिक है। सपोज मैंने आपको कहा मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, ये आपका एक मिक्सचर का स्टरर है, यहां से ये कनेक्ट है कुछ ऐसे, ये जो है ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं। आई होप ओमेगा पता होगा, दैट्स व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये डिस्टेंस मेरा r है, तो मैं इसकी अगर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू में r ओमेगा, और ओमेगा आपको पता है 2πn/60 होता है। मैं 11th के कंसेप्ट पर आना नहीं चाहूंगा, दिल दुखेगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, हम लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज कर लेना यार, ये पता होगा v इज इक्वल टू r ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा कैसे आता है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात आती है अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, होती है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन क्या होता है, देखो, कोगुलेशन मैंने आपको समझाया, आप अलग से पार्टिकल्स मिलाते हैं, वो मिल जाते हैं, और मिलने के बाद वो धीरे धीरे सेटल होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो कई बार ऐसा होता है, जरा दिमाग लगाएंगे, मेरे पास ना एक बाल्टी के अंदर 100 पार्टिकल्स है जिनको मेरे को सेटल करवाना था, उनमें से 80 तो मिल गए और सेटल हो गए, लेकिन 20 अभी भी रह गए। वो 20 जो है वो अभी भी मिले नहीं है। हर चीज एफिशिएंट नहीं होती 100%, आपको भी पता है, कोई भी काम 100% सही नहीं होता, कुछ तो गलती होती है, वो गलती यही है। 80 तो मिलके बैठ गए, 20 रह गए। उन 20 को मिलाने के लिए क्या करूं,
क्या करूं, दिमाग चलाया। दिमाग चलाने के बाद हमारे जैसे ही एक बंदा था जिसने इंजीनियरिंग माइंड चलाया, उसने कहा अभी आप तेज तेज घुमा रहे थे, सॉल्यूशन को घुमा रहे थे ना, वो पार्टिकल्स घूम गए, वो जिद्दी बन गए, वो इधर उधर घूम जा रहे हैं, आप सॉल्यूशन के अंदर वो बैठ नहीं रहे। क्या करो सॉल्यूशन को, उन पार्टिकल्स को किसी तरह किनारे पर ले आओ। जब वो सारे पार्टिकल किनारे पर आ जाएंगे, किनारे का मतलब है वॉल्स के किनारे, मेरा ये टैंक है, वॉल्स के किनारे आ जाएंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे। ये छोटा सा इंजीनियरिंग माइंड था। उसने क्या कहा कि अपने इस टैंक के अंदर आप लोग स्लो मिक्सिंग करो, धीरे धीरे मिक्स करते रहो, घुमाते रहो, ठीक है। वो पार्टिकल्स किनारे पर आएंगे, वो मिल जाएंगे तो बैठ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को एक्चुअली में बोला जाता है फ्लोकुलेशन। मेरी बात समझ में आई होगी देवी और सज्जनों, मैंने क्या बोला फ्लोकुलेशन से आप लोगों को। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को एक्चुअली में फ्लोकुलेशन क्या होता है। जरा लिखते हैं उसके बारे में बोर्ड पर। मैंने क्या बोला आपको कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिल नहीं पाते, उन पार्टिकल्स को मिलाने के लिए आप लोग स्लो मिक्सिंग करते हैं। स्लो मिक्सिंग, उस पूरे प्रोसेस को एक्चुअली में बोला जाता है फ्लोकुलेशन। लिख लेते हैं, इट इज द प्रोसेस अंडर which the left particles brought in contact so that they can be agglomerated and settle down. That process is called the flocculation. लिख लेते हैं, the process in which the particles agglomerate and settles down. मेरी बात समझ में आ गई होगी देवी और सज्जनों आप लोगों को। उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लोकुलेशन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू डू द फ्लोकुलेशन। आपको फ्लोकुलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने अभी बताया, बोले तो स्लो मिक्सिंग, ठीक है। क्या करना चाहते हैं हम लोगों को, स्लो मिक्सिंग करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मेरी बात आती है कि ये फ्लोकुलेशन का जो रेट होता है किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा, कितने धीरे से आपको घुमाना है, किस स्पीड से घुमाना है और किस चीज पर डिपेंड करता है वो बताऊंगा, सारी चीज लिख लेते हैं यहाँ पर। रेट ऑफ फ्लोकुलेशन डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर ये डिपेंड करता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों। पहली चीज टर्बिडिटी, नाम याद रखेंगे, क्या आती है टर्बिडिटी। कैसे, आपको टर्बिडिटी के बारे में तो पता है ना, मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। तो टर्बिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पार्टिकल आपस में मिल पाएंगे, उतना ज्यादा फ्लोकुलेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोकुलेशन, बस ऐसा लिख दिया, बाकी नोट्स तो जरूरत ही नहीं। टर्बिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोकुलेशन। दूसरी चीज आती है जी एंड टी। TD is defined as the detention time, G is the temporal mean velocity gradient। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटी सी बात इसमें आपको याद रखनी है प्यारे दोस्तों। देखो ये चीज तो आपको पता ही है कि ऑप्टिमम डोज ऑफ कोवैलेंट्स तो चाहिए, जहां पर आउटपुट मेरे को मैक्सिमम मिलता है, वो चीज तो लिखवाने की बात ही नहीं है। G और TD का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप G बढ़ा देते हो, G का मतलब वेलोसिटी बढ़ा देते हो, तो ऑब्वियसली डिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, ये बात आपको पता है। वेलोसिटी अगर आप बढ़ा दोगे तो डिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या फॉर्म होता है, यहां पर बात रखनी है याद आप लोगों को, स्मॉल डेंस फ्लॉक्स। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों छोटे और घने फ्लॉक्स फॉर्म होंगे आप लोगों के, और अगर आप जी को घटा देते हो तो टीडी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिटेंशन टाइम आपका बढ़ जाएगा, ये बात आपको भी पता है। इधर क्या होंगे, लार्ज लाइट फ्लॉक्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिटेंशन टाइम अगर बढ़ गया तो आपका क्या फॉर्म होगा प्यारे दोस्तों, लार्ज लाइट फ्लॉक्स, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अभी मेरी बात आती है कि नॉर्मली आप इस जी को कितना रखते हैं, लिख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा फ्लोकुलेशन कंप्लीट करा दूंगा, फिर लेक्चर की लेंथ जो है लंबी हो रही है जेंटलमैन, तो फिल्टर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाता हूँ पूरा। अभी बात आती है कि जी जो होता है नॉर्मली कितना रखा जाता है, यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे 30 टाइम्स लेसर देन कोवैलेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। कोवैलेंट की स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। 30 टाइम लेसर रखते हैं हम। इसका रेट कितना रखते हैं प्यारे दोस्तों, 10 से 75 पर सेकेंड इतना रखा जाता है। 30 गुना कम होता है ये जनरली जो कोवैलेंट में होती है।
अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये चीज। हम जो फ्लोकुलेशन का प्रोसेस करते हैं उसके अंदर ना कुछ इंजीनियरिंग माइंड लगाते हैं। कैसे? देखो, ये आपका बेसिन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर इनपुट है। इनलेट टाइम पर, दिस इज कॉल्ड इनलेट। इनलेट टाइम पर आप जनरली क्या करते हो, आप यहाँ पर जी की वैल्यू बढ़ा देते हो और टीडी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। मिक्सचर की स्पीड को आप बढ़ाकर रखते हो जिसकी वजह से जी बढ़ जाता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता है। बढ़ता है तो क्या होगा, टीडी कम हो जाएगा। टीडी कम होगा तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअली में होता है स्मॉल डेंस फ्लॉक्स। यहाँ पर जब ये कंडीशन आई तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस कंडीशन पर स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बनते हैं। फर्दर सब्सिक्वेंट सेक्शन मतलब बाद, ठीक है, नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं ये भाषा बोल रहा हूं आपको। बाद में इस सेक्शन पर आप क्या करते हैं, जी घटा देते हैं, टीडी बढ़ जाता है। इस सेक्शन पर प्यारे दोस्तों क्या फॉर्म होता है, लाइट लार्ज फ्लॉक्स। मेरी बात समझ में आई होगी देवी और सज्जनों आप लोगों को, लार्ज लाइट फ्लॉक्स बनता है। ठीक है, अभी बात आती है यहां से, जब ये दोनों फ्लॉक्स एक्चुअली में मिलते हैं, इन दोनों फ्लॉक्स को जब मिलाया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, लार्ज डेंस फ्लॉक्स। भाई यहां पर स्मॉल डेंस फ्लॉक्स हुआ, यहां पर लार्ज लाइट फ्लॉक्स हुआ। व्हेन दे विल एग्लोमेरेट एंड फॉर्म्स लार्ज डेंस फ्लॉक्स, जिसको रिमूव करना बड़ा अच्छा होता है मेरे लिए, कैन बी रिमूव्ड इजीली, कैन रिमूव इजीली। हटाना इसको बड़ा आसान होता है मेरे लिए, इसलिए मैंने लिख दिया कैन रिमूव इजीली। धुंधला दिख रहा होगा बट थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है हमारे फ्लोकुलेशन के टाइम पर, मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है। पूछ सकता है पेपर में, और पूछता भी है जनरली, किसी भी पेपर में पूछ सकता है आपसे ये बात, तो ये बात याद रखना। क्लियर हो गई होगी आई होप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं इससे रिलेटेड आप लोगों को मैं। कि जनरली मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप जी की वैल्यू इनलेट पर रखते हो और जी की वैल्यू जो आउटलेट पर रखते हो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछ सकता है पेपर के अंदर। उसकी रेशियो जो होती है देवी और सज्जनों, वो होती है 2। उसकी रेशियो मेरे प्यारे दोस्तों वो होती है 2। आगे की बात आती है यहां पर प्यारे दोस्तों कि जो मैं अपना डिटेंशन टाइम रखता हूं वो कितना रखता हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो क्लियर रहेगा। क्लियर है? आगे बात आती है कि मैं यहां पर अपना डिटेंशन टाइम कितना रखता हूं। डिटेंशन टाइम फ्लोकुलेशन प्रोसेस के केस में कितना होगा, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, 10 से 30 मिनट। वहां पर कितना होता था, लगभग 60 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं रखते थे। ठीक है, आपको भी पता है, ये बात मैंने लिखवाई है अभी थोड़ी देर पहले। बात आती है यहाँ पर, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसा लिख लेता हूं, ये होगी मेरे प्यारे दोस्तों 0.2 to 0.8 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन एज 0.2 to 0.8 मीटर पर सेकेंड फ्लो की, मतलब मेरा जो पानी आ रहा है उसकी वेलोसिटी की बात चल रही है यहाँ पर। अभी बात आती है कि जी की कितनी वैल्यू आपको रखनी है, वो मैंने बताई दी है। जी कितना होगा, 10 से 75 पर सेकेंड के बीच में होगा, ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी मेरी बात आती है टोटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, एरिया ऑफ द पेडल। भाई जो भी पेडल का मतलब है, ये चीज लिखवाई ना मैंने आपको कुछ ऐसी, इसको कहते हैं पेडल। इसका एरिया कितना रखना है मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, याद रखना 10 से 25% टैंक एरिया। टैंक एरिया जितना होगा उसका 10 से 25% मैं अपना पेडल का एरिया रखता हूं। ठीक है, आगे मेरी एक बात आती है प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए याद रखेंगे यहाँ पर, या चलो बहुत है, इतना रख लो बस, आपके लिए काम आ जाएगा, पेपर में इसी में से आएगा। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन आपका ले देकर खत्म हो गया है देवी और सज्जनों। यहाँ पर लेक्चर की लेंथ भी ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है काफी। तो अब बात आती है खुशखबरी की, क्या देने वाला था। देखो बहुत जल्दी, कल से तो नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए लाइव आ रहे हैं। शुरुआत के 10 दिनों में देखो, बेसिकली जो लाइव आने वाला है, बेसिकली जो लाइव का लेक्चर होगा मस्त वाला, एकदम शेड्यूल के साथ, शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब दिन की शुरुआत से लेके दिन के एंड तक लाइव ही लाइव चलता रहेगा। वो आएंगे हम लोग 1 तारीख से,
और उस पेपर के अंदर हम लोग आपकी क्या प्रिपरेशन कराने वाले हैं देवी और सज्जनों, यूपी ट्रिपल एससी तो बिल्कुल रिसेंट में होने ही वाला है, उस पर ज्यादा फोकस होगा। गेट और एसएससी जेई के लिए हम लोग टेक्निकल विंग्स जो है हमारी बहुत उम्दा तरीके से आ रहे हैं, बहुत प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ भरकर आ रहे हैं। हमारा मेन एम ये है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग एक्चुअली में पैसा लेकर पढ़ा रही है, यहाँ फ्री में पढ़ाया जाए और मैक्सिमम बच्चों का गेट क्वालिफाई होना चाहिए ऑनलाइन पढ़कर। वो ही मटेरियल मिलेगा, वो ही टीचिंग स्किल्स मिलेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए ला रहे हैं गेट को पॉइंट ऑफ व्यू करके, ठीक है। एसएससी जेई तो फिर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी को भी फोकस कर रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों के लिए लाइव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो लाइव आया जाएगा, अभी जो लाइव आएगा ना, वो थोड़ा सा मतलब आपको इर्द गिर्द लग सकता है, थोड़ी सी उसमें कमी लग सकती है, घबराइएगा मत, वो फुल कमी दूर हो जाएगी 1 तारीख से। 1 तारीख से जब हम लोग उतर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ बड़ा करके उतर रहे हैं, बड़ी सोच के साथ उतर रहे हैं, बड़े रिजल्ट के साथ उतर रहे हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा सब्र रखना। और नोट्स और पीडीएफ की बात बहुत आती है, ग्रुप पर काफी बातें चलती हैं, इसके नोट्स, उसके नोट्स, सबके नोट्स। पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, नोट्स सबके प्रिपेयर हो चुके हैं, आप लोगों तक पहुंचाना बाकी है। धीरे धीरे करके आप लोगों तक आ जाएगा। एक बारी हमको लाइव आने दो, नोट्स सबके मिलेंगे, सारी सब्जेक्ट के मिलेंगे, एक एक चीज मिलेगी, ठीक है। टेंशन मत लेना, सबको मिलेगा, क्लियर होगा। टेस्ट सीरीज सबको मिलेगी, पीडीएफ सबको मिलेगी, और क्वेश्चंस जो है प्यारे दोस्तों, सबका ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पर सबका ध्यान रखा जा रहा है। टेंशन नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखो, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी डिजाइन हो चुकी है, वो भी मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, रिस्पॉन्स ठीक ठाक आ रहा है। मैं देख रहा हूं काफी बच्चों को पता नहीं है सिविल के, कि यहाँ पर अब सिविल चल रहा है। भाइयों बता दो, जो उन्हीं भाइयों की बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका कोई फ्रेंड है, उनकी कोई दोस्त है, तो उनको भी बता दो। काफी बच्चों को पता नहीं है यार, प्लीज इसको स्प्रेड करते रहो आप लोग। हम चाहते हैं ज्यादा बच्चे यहाँ पर हो, तो रिजल्ट अच्छा आता है, मजा आता है पढ़ाने में, अपने को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखता है, तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहो। मैं देख रहा हूँ ग्रुप पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं आजकल, क्वेश्चंस, काफी बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहो, खूब मेहनत करते रहो। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और वो परमात्मा तो बैठा ही है। आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत बच्चों का फोन आ रहा है, डर लगता है यार, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन में एक विश्वास भर के रखो मेरे प्यारे दोस्तों, कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई बुराई, कोई कमी, किसी चीज मेरे को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जरूर अपने जीवन में कामयाब होऊंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इस हौसले को अपने दिल में बरकरार रखते रहो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तैयारी हम लोगों की जिम्मेदारी है, पढ़ना आप लोगों का काम है। ये दोनों मिल गए ना, तो रिजल्ट हमारे कदमों में, ये चीज ध्यान रखनी है। हम लोग अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा। घबराने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल निडर हो जाओ। लाइफ में थोड़े बहुत नीचे ऊंचाव, जो मतलब कहते हैं डिप्रेशन आते रहते हैं, हाईटेक पॉइंट्स आते रहते हैं, तो ये चलता रहता है, ऊंच नीच चलती रहती है। घबराने से कुछ नहीं होता, एकदम सुदृढ़ बन के खड़े रहो, हिमालय की तरह एकदम सीना चौड़ा कर कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो मेहनत करूंगा। एक पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करते रहो, ठीक है। चलते हैं यार, लेक्चर की लेंथ बढ़ गई है काफी ज्यादा। तो थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी देवी और सज्जनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस लेक्चर में बनने के लिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए, क्योंकि राष्ट्र सेवा ही परम सेवा है। आपको याद होनी चाहिए, ये बात मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, ठीक है। चलते हैं, डाउट्स भेजते रहिएगा, कमेंट में वीडियो कैसी लगी वो चीज, और लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, लाइक जरूर दबाओ यार। जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी पसंद आ रही है, उसको लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक्स बहुत जरूरी है। मुझे फीडबैक नहीं मिल पा रहा है बच्चों का, बच्चे कहते हैं अच्छी लग रही है, बट लाइक्स नहीं आते हैं। तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, एंड प्रेस ऑल्सो द डिसलाइक बटन इफ यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो, एंड मेंशन इन द कमेंट व्हाई आर डिसलाइकिंग द वीडियो एक्चुअली। गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में जल्दी बोल जाता हूँ, कम आती है ना इसीलिए, ठीक है। चलते हैं। आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।